जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं, ये देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं अभी आपके बीच टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। और ये जो है आपका दूसरा टेस्ट सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है। तो मैं एक टेस्ट सीरीज को दो पार्ट में कर रहा हूं, है ना। मतलब 40 क्वेश्चन एक वीडियो में और एक 40 क्वेश्चन एक वीडियो में, टोटल आपका 80 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, 9th-10th के टीजीटी एग्जाम में। तो वही मैं पेपर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम ये सेकेंड पार्ट ये टेस्ट सीरीज का दूसरा लेकर आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग 111 नंबर से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है करा कि एक बॉक्स में लाल 4 गो है और नीला 5 गो है और 3 गो हरा गेंद है, रंगों का मार्बल है। यदि बेतरतीब दो मार्बल निकाले जाते हैं तो दोनों मार्बल के लाल होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो सिंपल हम लोग बना सकते हैं। तो प्रायिकता निकालना है तो आपको क्या पूछा है भाई, लाल होने का। तो लाल का कै गो है, 4 गो है। तो 4 गो में से वो भी कै गो निकालना है, 2 गो निकालना है। तो 4C2 ये घटना आपको ऊपर लिख देना है, ठीक है। और आपको कुल संभावना नीचे। तो कै गो है, 4 और 5 9 9 और 3 12। टोटल लाल नीला और हरा मिला के कितना है, 12 गो। तो 12 गो में से कै गो निकालना है मेरे को, 2 गो। अब इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस 4 को कैसे लिखेंगे, तो 4 को हम लिखेंगे कैसे भाई, 4 गुने 3 लिख देंगे। और नीचे से दो, नीचे 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 आएगा तो कट जाएगा। 12 को हम 2 बार लिखेंगे, यानी 12 गुने 11 लिख देंगे, ओके। अब इसी को हमें क्या करना है भाई, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए ये 12 को इसको काटिएगा तो 4 3 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे हमें 11 बचेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1/11, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल है, कह रहा है कि इसका आपको मान निकालना है। तो चलिए निकालता हूं। तो देखिए ये रहा सवाल, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे ही रहने दें। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और आपको पता होगा कि log m के पावर अगर n होगा तो हम क्या लिखते हैं, n को पहले लिख देते हैं, यानी log m लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 हम पहले लिख देंगे तो log 10 के पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे log 10 के पावर 3, ओके। आगे अब देखेंगे तो log, ये देख रहे हैं सेम टू सेम दोनों हो गया। तो 5 में से 2 को घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। और ये 3 जो है फिर इसको हम इसके पावर में ला सकते हैं। बताए थे ना आपको कि log n log m अगर हो तो हम इसको log m के पावर n लिख सकते हैं। तो उसी आधार पे हम ये 3 को इस 3 के पावर में जाके लिख सकते हैं, यानी इतना लिख सकते हैं। और हमें पता होगा कि 3 के पावर 3 मतलब 27 होता है, यानी log 10 के पावर 27 इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, अगर एक और गोला एक घन पर रखा गया है, इसके सामने का दृश्य आकृति में दर्शाया गया है। आकृति की कुल ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 11:42 दिया है। तो आकृति का कुल आयतन क्या होगा, चलिए निकालता हूँ। तो देखिए जैसे आकृति दिया था वैसे हमने बना दिया। तो ऊपर एक अर्धगोला है और नीचे एक वर्ग की बात किया गया है, ठीक है, घन की बात किया गया नीचे। तो देखिए इस घन की भुजा को हमने ए मान लिया। तो और ये टोटल इसकी ऊंचाई दिया था अर्धगोला और घन दोनों मिला के कितना, 21 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले कितना भाई, ए मानते हैं इसकी भुजा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये इसका ये भुजा जब ए है तो इसका ये आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा a/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया था कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, सूत्र 2πr² / 6a²। और हमें त्रिज्या a/2 पता ही था। और इसकी कुल ऊंचाई देख लो, यहाँ से यहाँ तक ले कितना है भाई, ए दिया है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, a/2 दिया है। तो टोटल ऊंचाई क्या है, ये दोनों को जोड़ने पर 21 दिया हुआ है। तो वही हमने लिखा है a + a/2 = 21। ये दोनों को सोल्व करेगा तो 2 में a से 2a, ठीक है। अब प्लस a है तो a, अब बट्टा में 2 है तो 2 गो एगो 3 गो a, अब बट्टा में 2 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटेगा 27 को।
तो 3 7 21 आई 2 से गुना हो जाएगा तो ए का मान 14 आ जाएगा। तो त्रिज्या ए की जगह पे 14 रखेंगे तो काटेंगे तो एक त्रिज्या हमें 7 निकल गया। अब हमें कुल आयतन की बात किया गया तो अर्धगोला का आयतन और घन का आयतन दोनों का आयतन लगा देंगे। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू और घन का आयतन ए क्यू होता है। अब मान भर देना है आपको। तो 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 आया है तो 7 गुने 7 3 में लिख देंगे। ए क्यू ए का मान कितना था 14 तो 14 का क्यू लिख देंगे। अब इसको काटा पीटी करिए 7 से 7 चला गया 7 गुने 7 गुने 22 गुने 2 है ना और नीचे 3 रह जाएगा। इस सबको गुना करने पर 2156/3 और इस सब 14 का क्यू कितना हो जाएगा 2744। अब इसको 3 से भाग देने पर इतना आ रहा है और फिर इतना 2744 जोड़ने ओड़ने पर कितना आ रहा है तो आपका आ रहा है 3462.67 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए फिर उस वर्ग को क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है तो तदनुसार यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखो भाई ये हो गया वर्ग। ठीक है, और इसमें हमें क्या बोला था? इसका क्षेत्रफल दिया था 81 तो भुजा कितना हो जाएगा 9 9 का स्क्वायर होता है। तो भुजा हमें 9 9 पता चल गया, सब 9 पता चल गया, वर्गाकार है। और फिर इसी को मोड़ के एक वर्ग अर्धगोलाकार बनाया जा रहा है। तो अर्धगोला का परिमाप कितना, सॉरी अर्धवृत्त बनाया जा रहा था तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? तो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकलेगा भाई? तो कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले है पाई आर और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 2r। तो पाई आर प्लस 2r टोटल हो जाएगा इसका और वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। अब भुजा हमें 9 पता था तो 9 भर दिए, 9 चौका 36 और ये दोनों में से आर कमन कर दिए 22/7 गुने 2 प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36/7 आएगा तो 36 36 कट जाएगा तो त्रिज्या हमें 7 आ गया। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था तो 1/रूट पाई आर स्क्वायर तो 1/2 पाई के मान 22/7 आर कितना मान आया था 7 तो 7 गुने 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। 7 से 7 काटिए 11 बार में काटिए 11 से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं। उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जिसकी एक 16 सेंटीमीटर दूसरा आपका 12 सेंटीमीटर और फिर 10.2/3 सेंटीमीटर लंबे डब्बे में रखे जा सकते हैं। तो इसका विकर्ण निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखिए इस तरह से आपको कर देना है। तो पहले एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर रख दीजिए, है ना। तो इसको 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 और 10 के स्क्वायर 1024, नीचे 3 के स्क्वायर 9। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसको आपको 9 इसको दोनों को जोड़ के 9 से गुना करके जोड़ जार के इतना आ जाएगा और इसका जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 68/3 आएगा और इसको तोड़िएगा पूर्णांक तो 22.2/3 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं करा कि ये किसी लंबवृत्तीय शंकु के ऊंचाई और तथा आधार का अर्ध व्यास बोला है 12 और 6 सेंटीमीटर। तो आधार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आधार का समानांतर एक समतल द्वारा शंकु की वृत्ताकार अनुप्रस्थ अर्ध व्यास क्या होगा? चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जैसे बोला था कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के ऊंचाई तथा आधार का व्यास दिया था। ये देखिए लंबवृत्तीय शंकु का ये ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर दिया था तो मैंने 12 लिख दिया और इसके क्या बोला था अर्ध व्यास। अर्ध व्यास मतलब इसका अर्ध व्यास कितना बोला था 6। तो 6 का हम आधा कर लेंगे, अति 6 दिया था अर्ध व्यास। अर्ध व्यास मतलब वो त्रिज्या दे दिया था 6। तो देखिए 6 कर दिया हूँ, इसकी टोटल ऊंचाई 12 कर दिया हूँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब क्या होगा तो इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे और क्या बोला था कि आधार से 3 cm की दूरी पर समानांतर एक समतल द्वारा शंकु वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट बनाना है। मतलब यहाँ आधार है, इससे आपको 3 cm की दूरी पर एक और मतलब इसका आधार की तरह है ना वृत्ताकार बनाना था। तो वही हमने बना दिया 3 cm की दूरी पर ये वाला। तो अब हमें इसका ये त्रिज्या पूछा गया है तो कैसे बनाएंगे भाई? तो देखिए आपको पता हो गया कि यहाँ से यहाँ तक के 3 था और टोटल हमें 12 था, तब 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 9, यानी यहाँ इतना दूरी 9 हो जाएगा। तो चलिए अब हमें अब हम क्या करेंगे ए बी बट्टा ए ओ
देखिए अब यहाँ पे हम शर्त लगा देंगे ए बी बट्टे ए ओ, है ना, 12 और फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा बी सी। देखिए बी सी बट्टा क्या हो जाएगा ओ डी। ठीक है, इसके हिसाब से तो अब यहाँ पे यही मान हम यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे। ए बी के मान 9, ओ ए ओ के मान 12, बी सी के मान आर और ओ डी का मान 6 दिया था। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, काटिएगा तो 2 बार में, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2r, तिरछा गुणिया करिएगा तो 9 बराबर में है और 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 4.5 त्रिज्या निकल जाएगा। जो पूछा गया था हमें पता चल गया। तो इसका आंसर हो गया 4.5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यदि आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर, प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा, निकालिए। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो इसको आपको लिख देना है। और देखिए इधर आपका समबाहु त्रिभुज का ये हमें परिमाप कितना दिया था, 18 दिया था तो रख दिए, 18 बोला था तो हमने रख दिया। और ये 3 अगुने भुजा आएंगे छोड़ दिया, 3 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी भुजा हमें 6 पता चल गया। अब हमें प्रिज्म का आयतन निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है, तो प्रिज्म का आधार कैसा होता है, तो समबाहु त्रिभुज की तरह होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, अब भुजा स्क्वायर यानी भुजा 6 था तो 6 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई हमें 20 था पता। अब इसी को सॉल्व कर देना है, काटापीटी कर देना है, 4 से काटिएगा तो 5 बार में, और 6 36, 36 में 5 से गुना करिए तो 180 या √3 है तो √3, यानी आपको 180 √3 सेंटीमीटर की आंसर। तो देखिए इसमें तो कहीं नहीं आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, 180 √3 कहीं नहीं दिया है। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक समद्विबाहु समलम चतुर्भुज समलम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई इसकी समानांतर भुजाओं का योग कितना है भाई, 2/11 है। तो यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात अगर 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, चलिए निकालता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने एक समलम चतुर्भुज बना दिया, और जैसे जैसे बोला है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्या बोला है देखिए, इसको लिखते हैं। तो देखिए तो हमने यहाँ पे आकृति बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसकी भुजा कितना भाई 16। ठीक है, और इसकी भुजा तो 16, तो ये भी 16 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, 6 6 12, और उसके बाद में 12 16 कितना टोटल 28, और ये इसकी ऊंचाई कितना भाई 8। ये सब कैसे, तो देखिए यहाँ पे निकाल के बताया गया है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है भाई 176, 1/2, और यहाँ समानांतर भुजाओं का योग हमें नहीं पता है, तो अनुपात दिया था 4:7, यहाँ से 4x 7x मान लेंगे। ठीक है, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा भाई, तो ऊंचाई जो है कितना बोला था, उसके समानांतर भुजाओं का योग का कितना 2/11 गुना बोला था, तो उसी तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 11x, और 11 से 11 कटेगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x², 176 को काटेंगे तो x² बराबर 16 आ रहा है, तो यानी x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ से हमें df की बात करें हम, तो df कितना हो जाएगा भाई 11x/2/11, काटाकुटी कर दिए, तो हमें यहाँ पे 2x के मान 4 भरेंगे, यानी 4 दूना 8 आ गया, यानी df का मान हमें 8 आ रहा है। ये भुजा हमें कितना आ गया 8। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बात किया गया बी डी का मान, तब बी एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर सॉल्व कर और के देख लीजिए, तो आपका कितना आ रहा है भाई, तो आपका आ रहा है 2√137। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी डी का मान। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका बी डी का मान। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, तो इसका आंसर हो गया आपका बी एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। कैसा निकालेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे, बी एफ यहाँ से यहाँ, फिर क्या हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आराम से निकल जाएगा कर्ण। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे निकाल उकाल के मेरा आया है 2√137। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 118 हो गया, 119 नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु ए इतना, बी इतना, सी इतना, 3 गो असंरेख है तो प्रत्येक स्थिति में के का मान पूछ रहा है। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए जब संरेख की बात करता है, ठीक है,
तो हमें इतना बराबर 0 लिख के सोल्व कर देना है, ठीक है? ये सूत्र होता है। चूँकि 1/2 होता है तो उधर 0 में जाके भाग पड़ेगा तो ये खत्म हो जाता है सरणरेख के चलते, ठीक है? यानी सरणरेख के लिए इतना बराबर 0 सेटिंग कर देना है। x1 की जगह पे कितना 7, ठीक है? कैसे आप बिंदु देख के लिख सकते हैं, जो बिंदु दिया हुआ था, ठीक है? तो देखिए पहला बिंदु कितना था 7 - 2 दिया था, दूसरा बिंदु कितना था 5 और 1 दिया था, तीसरा 3 और k दिया था। इसी को सेट कर देना था x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब ये सब इसमें यहाँ पे क्या करना है मान भर लीजिएगा आप, तो भर और के इतना आ जाएगा। भरने के बाद अब इसको कैलकुलेशन 7 में 1 से तो 7, 7 में k से तो 7 के, 5 में k से तो 5 के, 5 में 2 से तो 10, 3 में ये दोनों को जोड़िएगा तो -3 में +3 से करिएगा तो -9 आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये देखिए प्लस माइनस घट के -2k हो जाएगा, ठीक है? 10 7 17, 17 में से 9 को घटेगा तो 8 को आ जाएगा प्लस में, और 8 को उधर ले जाएंगे हम, ठीक है? तो -8 आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का इतना दिया हुआ है, जिसके शीर्ष सी का निर्देशांक क्या होगा, ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए भाई ए बी सी तीनों हमने बिंदु लिख दिया, और यहाँ पे इसका केंद्रक दिया था, जो हमने बोला था कि केंद्रक 1 -1 का 2 तो दिया था तो लिख दिया, और ए बिंदु दिया था और बी बिंदु दिया था, सी हमें पता नहीं था तो एक्स और वाई मान लिए, ठीक है? अब हमें इसका केंद्रक निकालने का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हमें पता है x1 + x2 + x3/3 वाई, उसके बाद y1 + y2 + y3/3। यही हम यहाँ पे सेट कर दिया हूँ, ठीक है? सेट करके लिखा हूँ, और केंद्रक हमें पता था रख दिया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो इसको प्लस माइनस घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसको साथ ले लेंगे, ठीक है? तुलना करेंगे तो वही प्लस माइनस घटा के लिख दिया हूँ, और 3 से उधर जाके गुना -3, और ये 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा -5 x का मान। इसी तरह से आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 0 तो हट जाएगा, यानी y -1/3 बराबर 2। इसको सॉल्व करिएगा, तिर्यक गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, ये -1 जाके जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी x का मान आपको -5 और y का मान 7, यही बिंदु आ जाएगा सी बिंदु, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि ए बी सी तीनों भुजा को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90/2 आ रहा है, 90/2 आ रहा है। तो फिर बोल रहा है कि tan a इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी प्लस टेन सी इंटू टेन ए का मान क्या होगा, निकालते हैं देखते हैं। तो तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था 90 था, यानी π/2 था। तो अगर हम दोनों तरफ tan लगा दें, इधर भी tan इधर भी tan सटा दिया, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ये tan 90 कितना का 1/0, यानी इन्फिनिटिव होता है इसका मान। इन्फिनिटिव का मतलब कितना होता है 1/0। अब हम तिर्यक गुना कर लेंगे, ठीक है? पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं, पहले इसका फार्मूला लिख दिए तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b tan c, ठीक है? 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a होता है। अब जैसे ही तिर्यक गुना कीजिएगा तो 0 से इस सब में गुना कीजिएगा तो खत्म। 1 से जो बच गया है 1, 1 से ही नीचे वाला गुना होगा तो ये नीचे वाला बच जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है? और इधर हम क्या करेंगे कि है देखिए, ये जितना है सब माइनस दिख रहा है आपको, जितना ही माइनस दिख रहा है सबको उस पार लेकर चले जाएंगे तो ये सब प्लस में आ जाएगा, और इधर बच जाएगा 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए साइन 46 कॉस 44, फिर साइन कॉस 46 फिर साइन 44 का मान पूछा जा रहा है। चलिए दिखाता हूँ आपको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 46 इसका एक फार्मूला में ही सेट हो गया है, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी होता है, तो ये ए प्लस बी, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 90, साइन 90 के मान कितना होता है 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि इसका मान रेडियन में क्या होगा, चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे दिया था वैसे लिख दिया, इसको डिग्री है तो ये छोड़ दिया, ये मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, और फिर इस सेकंड को मिनट डिग्री में बदलने के लिए 3600 से, यानी 60 × 60 3600 से भाग दे देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसको काटेंगे भाई, तो 17×3 = 51, और फिर कितना हो जाएगा 12×3 = 36, यानी 1217 बटा, ठीक है? और इसको हम क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं,
आधा आधा कर दिए हैं तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा। अब इसी को आगे सॉल्व करिएगा तो 1200 एलसीएम आ जाएगा। तो 1200 में फिर कितना से 63 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। फिर आपका 30 तीन चौका 12 यानी कि कितना हो जाएगा, 40 से गुना कर दीजिएगा 7 से तो 7 चौका 28 यानी 280, और इसको 1200 से 1200 बराबर है तो 17, ऊपर वाला सबको जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो रहा है, 75,897 डिग्री में ये आ गया। अब मेरे को रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटे 180। तो इतना डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना में पाई बटे 180 से गुना कर लीजिए और गुना कीजिए, काटापीटी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाले, इतना आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है एक झील 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल के उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उसके झील के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई क्या होगी। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्या किया, तो जैसे इसमें क्वेश्चन बोला था उसके अनुसार इसको चित्र को हमने बना दिया। मतलब इसमें बोला गया था कि एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से, झील है मान के चलिए है ये गो, ठीक है, इसके 200 मीटर ऊपर की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 200 मीटर ऊपर की बात कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 200 तो ये भी 200 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु हम जो लिए हैं यहाँ पे, इससे उन्नयन कोण कितना का 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। और कितना ऊंचाई, टोटल ऊंचाई को अगर हम, इस टोटल ऊंचाई को अगर हम पूरा एच मान के चलता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक मेरे को 200 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना, इस पूरे एच में से ही 200 घटा लेंगे तो ये बच जाएगा, यानी एच माइनस 200। राइट, और बोला है, तो फिर बोल रहा है कि उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यानी जो झील के अंदर उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे जो है इसका, इसी का प्रतिबिंब कहाँ पे, नीचे एगो झील में बन रहा है। ये देखिए प्रतिबिंब बना, इसका अवनमन कोण कितना बोला है, तो 60 डिग्री बना है। ठीक है, तो बोला बादल की ऊंचाई क्या होगा। तो चलो भाई, एच का मान निकाल देना है, बादल की ऊंचाई निकाल देना है ये टोटल। तो कैसे निकाला हूँ, तो सबसे पहले हम tan 30 की मान करते हैं PM बटा PB। tan 30 ये वाला ले लेता हूँ, ये देखिए tan 30, तो इसके सामने PM बटा ही BM। ठीक है, तो वही हमने रख दिया, PM का मान h माइनस 200, इसको हमने x माना था तो x, और ये 30 का मान होता है tan, ये 1/√3, तिरछा तिरछे गुना किए तो x का मान आ गया इतना। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे, QBM में फिर tan 60 ले लेंगे। अब हम क्या किए, QBM में, इधर Q था, BM में 60 के सामने ये लंब हो गया और नीचे ये आधार हो गया, तो उसी के हिसाब से मैंने कर दिया यहाँ पे। तो देखिए लंब h प्लस 200, ठीक है, और बटा में यहाँ पे x। ठीक है, h प्लस 200 हो गया, देख लीजिए कहाँ से, ये पूरा निकालना था ना, तो यहाँ से यहाँ तक h है, बोले 200 था, यहाँ से यहाँ h था, ये दोनों जोड़ना पड़ेगा तब ना टोटल होगा, 200 प्लस h हो जाएगा, और ये हमें x माना था, ये तो x लिख देंगे। तो वही हमने किया है। ठीक है, और ये tan 60 के मान √3/2 √3 होता है, ये h प्लस 200, x का मान हमने जो ऊपर निकाला था वो भर देंगे, ये भर दिया। अब भरने के बाद में कैलकुलेशन करेंगे, ये फिर एक गुना कर लीजिए, तो एक से कीजिएगा तो ये h प्लस 200 आएंगे, √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, और h से गुना कीजिएगा 3h, और फिर 3 में 2 से तो 600। अब आगे बढ़ाइएगा तो आपका इधर 200 और उधर से 600 आएगा तो 800 हो जाएगा, और ये 3h में से एगो h जाके घटेगा तो 2 h, h का मान कितना आ जाएगा, काटने पर 400 आ जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 400, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते ये कि समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचाई वाले प्रकाश के स्तंभ शीर्ष से समुद्र में खड़े जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो प्रकाश स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी क्या होगा। चलिए निकालता हूँ इसको।
तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला था कि समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर है ना, ये 20 मीटर ऊंचाई पर प्रकाश स्तंभ का शीर्ष ये है और इसका समुद्र में खड़े जहाज, मान लीजिए यहाँ पे जहाज एक खड़ा है, उसका अवनमन कोण कितना का भाई 30 डिग्री बन रहा है, ऊपर की ओर बनेगा ये। तो ये जब 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा एकांतर कोण से। तो स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी पूछ रहा है, ठीक है, जहाज की दूरी पूछ रहा है क्या है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये 30 के सामने क्या हो जाएगा, 10 30 के सामने ये लंब और नीचे आधार, ठीक है, तो वही लंब आधार कर दिया। और 30 के मान होता है 1/√3 और 20/x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान आ गया 20√3 मीटर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ये दूरी हमें पूछा गया था। तो आराम से इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल है, कह रहा है कि इतना से भाग देने पर k का मान क्या होगा। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया था उसको हम px मान लेंगे, x-2 दिया था तो इसको 0 बराबर लेकर के, ठीक है, यहाँ से x का मान 2 निकाल रख लेंगे इसमें, जहाँ जहाँ x है अब 2 रखेंगे। तो चलिए जहाँ जहाँ x था उसमें हम 2 सेट कर दिया। तो 2 का क्यूब 8, 8 दूना 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, माइनस प्लस के है और ये उसका एक शून्यक था, यानी कि ये 0 लिख देंगे, उसका एक गुणनखंड था। तो अब हम क्या करेंगे, ये 16 को में से 16 या 12 28 में से -8 घटेगा तो 20 और k का मान -20 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -20, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, तो देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे आपका चतुर्भुज कौन नहीं है, तो वृत्त चतुर्भुज नहीं होता है, तो यही इसका आंसर होगा। और ये सब तो समचतुर्भुज या समचतुर्भुज ये सब तो चतुर्भुज के उदाहरण में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल बोल रहा है कि इतना गुणे इतना, है ना, के विस्तारित रूप में इसका मान, इसका गुणांक क्या होगा। चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इतना को गुना इतना से कराना है। तो पहले हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो ये आ गया, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर जितना आ रहा है उसको हमें गुना कराना है। तो देखिए हम इसको गुना इसके साथ करा देंगे तो हमें गुणांक पता चल जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और x के पावर 2 और 2 कितना हो गया 4 और y के पावर 3, यानी हमें जो पूछा था x के पावर 4 y के पावर 3 के गुणांक क्या होगा, तो 18 होगा आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 18, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि यदि साइन थीटा का मान कॉस थीटा से बड़ा है तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए निकालता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला था वैसे हमने सवाल को क्या कर दिया, लिख दिया जैसे सवाल दिया था। अब यहाँ पे देखिए 1 के जगह पे हम लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ भी 1 है तो वैसे ही लिख सकता हूँ। और इसको हम क्या किया, जैसे था वैसे छोड़ दिया, इसको जैसे था वैसे छोड़ दिया, नीचे जैसे वैसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे इस सूत्र में सेट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया, इसको नीचे वाले को यहीं छोड़ दिया। आगे बढ़ाइएगा तो ये स्क्वायर से अब रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट से बाहर आ गया, नीचे जैसे उसे छोड़ दिया। आगे बढ़िएगा तो देखिए प्लस माइनस कॉस खत्म, तो एगो साइन दो गो साइन और नीचे हम टेन 2 टेन लिखा है तो 2 टेन को हम 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो 2 साइन से 2 साइन खत्म तो कॉस ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस थीटा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कॉस थीटा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं, 30% और 35% दोनों क्रमागत छूट, 6 खरीदने पर 4 गो मुफ्त, 5 खरीदने पर 6 गो मुफ्त। तो किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। चलिए देखता हूँ। तो देखिए क्या किया हूँ, तो देखिए बोला था ना कि पहले पे 30% और 35% के दो क्रमागत छूट की बात कर रहा था, तो प्लस 30 प्लस 35 माइनस 30 गुने 35/100, ठीक है, प्लस माइनस ये प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, इसके हिसाब से ये बनाया गया। तो दोनों को जोड़ने पर 65 आएगा, इसको काटा पीटी करने पर भाग को देने पर 10.5 आ रहा है, तो 10.5 घटाने पर कितना आ रहा है 54.50 आ गया पहला का। फिर बोल रहा था दूसरा वाला में कि 6 खरीदने पर 4 गो मुफ्त, यानी 4 गो ऊपर और 6 4 10 नीचे, काटा कुटी करिएगा 100 से तो कितना आ गया 40%। फिर बोला था 3 नंबर में कि 5 खरीदने पर 6 गो मुफ्त, तो 5 खरीदने पर तो 6 गो मुफ्त ऊपर हो जाएगा, 6 5 11 नीचे, और इसको काटा कुटी के भागों को देने पर तो 54.54 आ जा रहा है। यानी हमें इसमें देखने पर सबसे ज्यादा छूट की बात पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा छूट किस पर हो रहा है ये पूछा है क्वेश्चन में, इसका उत्तर होगा बी।
बी नंबर होगा, इसी में सबसे ज़्यादा बोला है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, इस पे 54.50% है, इसमें 40% है, ये 54.54% यानी सबसे ज़्यादा कौन है? यही है, यानी कि तीसरा नंबर उत्तर होगा। तो इसका आंसर होगा ये आपका केवल कितना नंबर? बी नंबर, यानी कि 3 नंबर जो था ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि देखने पर इसका आ रहा था आपका कितना आ रहा था? 54.50%, इसका 54.54% और इसका 40%। तो सबसे ज़्यादा 54.54%, ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही था ना, ज़्यादा सबसे ज़्यादा हो रहा था, ये केवल आंसर बी होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के लिए बाद में 492 रुपये में बेचता है। उसने कोई छूट नहीं दी तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? चलिए निकालता हूँ। तो चलिए अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद में 492 रुपये में बेचता है। तो अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे 18% की छूट की बात की गई, यानी 18/100 काटेंगे तो 9/50 हो रहा है, यानी डिफरेंस कितना का? 41 का। यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो अंतर इसका कितना है भाई? 41 का अंतर हो रहा है, लेकिन बोल रहा है 492 का। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 492/41 काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 रुपया 1 यूनिट। तो 50 यूनिट का मान निकालो भाई, तो 50 से गुना करो तो 600 आ गया। तो मेरे को अंकित मूल्य पूछ रहा है तो कितना आ गया? 600। तो अंकित मूल्य 600 का कितना भाई? तो 100/120 काटोगे, चूँकि 20% की लाभ की बात कर रहा था, तो इसलिए इसका काटा-पीटी करने पर हमें कितना आ रहा है भाई? काटा-पीटी करने पर ये काटने पर 5 बार में, यानी ये 500 आ रहा है लागत मूल्य, ठीक है? तो इसका आंसर होगा भाई 500, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि ए और बी मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 51,750 रुपए की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण को निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद में उसी उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि रुपया में गणना करना है। चलिए निकालता हूँ इसको। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, कैसे? जैसे वो बोला था उसी के आधार पे हम इसको सेट कर दिया। क्या क्वेश्चन बोला था कि ए और बी जो ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 51,750 रुपया की राशि इस तरह उधार लिए कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद, ए ने कितना वर्ष? 3 वर्ष के बाद। तो देखिए यहाँ पे T1 के स्थान पे हमने 3 वर्ष लग दिया, 3। फिर बोला 3 वर्ष बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी बी ने उधार तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई थी। मतलब बी ने 4 वर्ष बाद और उतना ही राशि की बात कर रहा था। तो 1 प्लस आर बटे 100, आर का मान कितना? 7% के हिसाब से, यानी परसेंट दर मान कितना? 7 दिया था। तो वही 1 प्लस 7/10 इसमें भी लिख दिया, क्योंकि उतना ही राशि चुकाना था। इस 3 वर्ष की बात हो रही थी, ये 4 वर्ष की बात हो रही थी। ए है, बी है मूलधन। तो ये ए और बी दोनों का हो गया। आगे बढ़ाएंगे इसको। तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसको 100 में 1 से करेंगे तो 100, आई प्लस 7 जोड़ेंगे तो 107/100। इधर भी हम 100 में 1 जोड़ गुना करेंगे तो 100 और प्लस 7 जोड़ेंगे तो 107, और बटा में 100 है तो बटा में 100। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से बी को इधर ले लीजिए, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? उधर बटा में जाएगा तो इधर देखिए 3 गो था, तो ऊपर 4 गो है, तो इसको काटिएगा तो 1 गो बचेगा, यानी 1 यहाँ पे बच गया। अब इसके हिसाब से देख रहे हैं कि ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 107 और 100 हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि भाई अब आपको करना क्या है, दोनों का योग दिया था, तो दोनों का योग कितना दिया था आपका? 51,750, और जोड़ने पर 207 हो रहा है। इस 51,750 को 207 से काटने पर 250 आ रहा है। 1 यूनिट का मान 250 है। तो ए ने उधार जो लिया था 107 लिया था, 107 गुने 250 कितना हो जाएगा? 26,750 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये समीकरण का निकाय दिया हुआ है, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसका हल पूछ रहा है कौन सा सही है। तो हम चाहेंगे तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है?
तो अगर हम ऑप्शन से करके देखते हैं, अगर हम कौन सा ऑप्शन रखते हैं, ए नंबर रखते हैं, एक्स के मान 2 और वाई के मान 8, तो देखते हैं यहाँ पे 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2/2 काट के 1 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 8 रखेंगे, तो 8 दूना 16 और 2 18, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा बटा में 3, ये बराबर नहीं सेट कर रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन देखिए 4 रखेंगे यहाँ पे और फिर वाई का भी मान 4 रखेंगे, तो 4 4 8, 8 में से 8 घटेगा 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे 4 और 4 दूना 8, तो 8 और 4 12, 12 में से 14 घटेगा, तो 12 में से 14 घटेगा तो -2 और बटा 3 बराबर नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसको ऑप्शन देखते हैं, एक्स के मान 2, वाई के मान 6, तो 6 × 2 8, 8 में से 8 घटेगा, 0 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक्स के मान 2 2 और वाई के मान 6, तो 6 दूना 12, 2 14, 14 में से 14 घटेगा तो 0, 0/3 यानी 0, इस पे भी 0 हो गया, इस पे भी 0 हो गया। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स के मान 2 भरेंगे तो 2 3 6 और वाई के मान 6, तो 6 6 12, 12 में से 12 घटेगा 0, 0/11 0 आ जाएगा, यानी ये तीनों पर सही बता रहा है, 0 0 आ जा रहा है, किस पर जी, तो ऑप्शन नंबर सी पर, तो इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि छूट कितना भाई 25% देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है, तो यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या था, चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है, तो सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, उसके बाद में प्लस माइनस छूट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम अगर मान भरते हैं तो सीपी यानी क्रय मूल्य 460 दिया था और 100, और यहाँ पे लाभ कितना 20% की लाभ बोला था, ठीक है, और 100 और छूट कितना बोला था, छूट बोला था 25% का, तो माइनस कितना हो जाएगा, छूट 25% हो गया। अब इसको हम 100 में से 25 को कम करेंगे तो 75, 100 में 20 को जोड़ देंगे तो 120। अब इसी को काटा पीटी कर लीजिए, तो काटा पीटी करिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 अठे 120, ठीक है। और फिर 15 से इसको काटिएगा तो 92 92, फिर 92 में 8 से गुना करिएगा तो 736 रुपया इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 736, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या √5 और √7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या नहीं है, माने इसके बीच में आने वाली परिमेय संख्या कौन नहीं है ये बताना है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए भाई √5 को अगर वर्गमूल निकालेगा दशमलव में तो 2.236 आएगा, और 7 को निकालेगा तो 2.675 आएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि बीच में कौन क्या हो, बोला था कि इसके बीच में आने वाली परिमेय संख्या नहीं है, माने कौन नहीं है ये पूछा गया था। तो ये देखिए अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए 4.1/5 यानी पंचों का 20 1 21/5 भाग देने पर 4.2, यानी इसके बीच में ये तो नहीं आ रहा है भाई। आगे देखिए इसको देखिए 5 एकम 5 1 6/5 भाग देंगे तो 1.2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये वाला भी देखिए 5 से 15 1 16, 16/5 भाग देंगे तो 3.2, यानी हम देख रहे हैं इसके बीच की बात करें तो इसके बीच में कौन आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है, मतलब बहुत सारा आंसर है जो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं 136, देखिए कह रहा है समीकरण इतना के सभी धनात्मक हलों की संख्या क्या होगी, चलिए बनाता हूँ इसको। तो देखिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, देखिए एक में x से करेंगे तो x हो गया, ठीक है, और x का मान क्या है, एक बार 0, या प्लस में एक बार 0 आ सकता है या माइनस में एक बार 0 आ सकता है, यानी x का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमें x गुने 1 बराबर 0 के सभी धनात्मक हलों की संख्या शून्य होगी, कितना होगी भाई, शून्य होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं कि यदि P A M R Q B M 2 R, तो A B M R विषम आभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब इसका मौसा निकालना है P और Q का, तो P और Q में आप देख लीजिए कौन कौन कॉमन है, वही उसका मौसा हो जाएगा। तो देखिए P हो गया, हाई देखिए Q हो गया, इसमें कौन कौन कॉमन मिल रहा है, ए देखिए तो ए तो इसमें नहीं है, तो ए नहीं होगा। एम दोनों में है क्या, हाँ एम दोनों में है। आर दोनों में है क्या, आर दोनों में है, तो यही इसका
एम आर हो जाएगा, एम आर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मौसम, HCF यानी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी 3 और 5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है। 3 और 5 के बीच में बोल रहा है कि कौन एक अपरिमेय संख्या है, ये बोल रहा है। तो चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए हम इसको चाहेंगे तो रूट के अंदर लिखेंगे तो 3 के स्क्वायर लिखेंगे, ये 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 5 के स्क्वायर 25 लिखेंगे। तो 9 और 25 के बीच में अगर देखा जाए तो रूट 17 दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 17, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। फिर दोनों अंकों की संख्या के ऐसी अन्य संख्याएं, कितनी अन्य संख्याएं जिनके अंकों को उलट देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाती है। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देखिए, अगर कह रहा है कि संख्या 14 को उलट देने पर कै गो 27 गो है, तो फिर संख्या 14 जो है इससे नया संख्या उलटने पर 41 बनेगा, और अंतर कितना भाई 27 का। ठीक है, कितना का इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इसी प्रकार 25 को हम 52 लिख सकते हैं, 27। ठीक है, अंतर कितना का 27 का। इसी तरह से 36 को करेंगे तो अंतर 27 का, 36। फिर 47 का करेंगे, फिर 58 का करेंगे, फिर 69 का करेंगे। तो ऐसी कै गो संख्या हो रही है भाई जिसका अंतर 27 आ रहा है, तो 5 गो आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 63, 36 और x का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 252 है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए आपका 63, 36 और x का एलसीएम कितना हो रहा है, 252 दिखा रहा है। तो x का मान कौन नहीं हो सकता। तो 63 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 7 होगा, 36 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आएगा। अब हम इन दोनों के जो एलसीएम इतना आ रहा था, अब हम थोड़ा सा इनका एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए 2 गो 2 हो रहा है, 2 गो 3 हो रहा है, और एगो 7 हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें ऑप्शन से चेक करते हैं, 56। तो 56 को तोड़ने पर इतना आ रहा है। ठीक है, 56 को तोड़ने पर इतना आ रहा है, जो कि नहीं होगा, क्योंकि 3 गो 2, तो इसमें 3 गो 2 तो है नहीं, तो इसलिए नहीं होगा। अब हम 42 को तोड़ के देखते हैं, एगो 2, एगो 3, एगो 7, एगो 2, एगो 3, एगो 7, हाँ हो जाएगा। 14 को तोड़ेंगे 2 7, हाँ तो देखिए 2 7 है। ठीक है, 2 गो 2 एगो 7, तो 2 गो 2 एगो 7 है, यानी ए गोरा नहीं होगा, ऑप्शन ए। नहीं तो ये 3 गोरा जो है ये तीनों हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर एक से ज़्यादा है, तो ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब हो सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि लकड़ी के 3 लट्ठे की लंबाई कितना है, 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। तो वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात करें जिससे इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो देखिए भाई ये क्या हो गया, 48, 56 और 72 का हम क्या करेंगे, इसका हम मौसा निकाल देंगे। तो ये सब के सब 8 से कट रहा है, तो 8 से कट रहा है, तो यही इसका मौसा हो जाएगा 8। ठीक है, स्मार्ट तरीका से। तो इसका आंसर 8 होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि वरुण अनिल की आयु का अनुपात कितना है, 12 और 13 है। उनके व्यय का अनुपात दिया है 10 13। तो वरुण और अनिल क्रमशः कितना भाई 2100 और 1300 बचत करते हैं, तो क्रमशः उनकी आयु कितनी थी। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे वरुण वरुण क्या निकाल रहा हूँ, तो देखिए कितना है भाई। तो यहाँ पे आय पहले लिख दे रहा हूँ, फिर व्यय लिख दे रहा हूँ, फिर बचत लिख दे रहा हूँ। तो वरुण का कितना दे रहा था, तो आपको देख लीजिए दिया था कितना भाई, 12। क्या दिया है भाई, तो 12 इसका दे रहा था वरुण का। कौन सी दे रहा था, उसका आय। और व्यय कितना था 10, और बचत कितना था 2100 रुपया। ठीक है, तो इसके अनुसार हम एक्स लगा के इसमें वाई लगा के लिख देंगे, तो एक समीकरण हमें हो जाएगा, आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। इसी के अनुसार अब दूसरा का हम लिख रहे थे, किसका लिखेंगे, तो अब लिखेंगे हम तो समीकरण एक हो जाएगा। इसी तरह से अनिल का हम आय व्यय और बचत लिख देंगे। तो आय 13, व्यय भी 13 दिया था, और बचत इतना दिया था। और आय माइनस व्यय का अंतर कितना होता है, बचत, तो वही मैंने
एक्स लगा के इसमें वाई लगा के लिख दिया और ये 1300 होता है 1300। फिर अगर हम 13 से सबको डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 कट के 13 एकम 13 यानी 100, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 100 आ जाएगा। अगर हम इस समीकरण को और ये वाला जो समीकरण है दोनों को हल करना चाहे तो इसमें 5y सटल है, तो इसमें भी हमें 5y से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से हमने क्या कर दिया, गुना करके लिख दिया। तो पहले समीकरण को लिख दिया ऊपर, इसमें 5 से गुना करके 5x 5y और 500 लिख दिया। और जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे तो ये कट जाएगा, और इसमें से 6 में से 5 घटेगा तो एगो x बचेगा, इसमें से इसको 500 घटाएंगे तो 550 बचेगा। x का मान आ गया, तो समीकरण हम 2 में इसको भर देंगे। x का मान कितना है 550 और माइनस वाई बराबर 100। तो अगर हम माइनस वाई इधरे छोड़ देते हैं तो 100 में से ही जाके 550 घट जाएगा, तो माइनस 450 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वाई का मान 450 आ गया। तो अतः वरुण और अनिल का जो था आपका जो 12:13 दिया था, तो एक्स लगा के हम लिख दिए, और एक्स का मान हमें पता है कितना भाई 550, तो गुना करेंगे तो 6600 आ गया। इसमें एक्स का मान हमें पता था 550 और 13 से गुना कर दिए तो 7150 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6600 7150। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो शिव कुमार और दिलीप का आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे शिव कुमार और दिलीप की बात की गई थी, ठीक है। तो शिव कुमार और अनिल और दिलीप के अनुपात आयु का अनुपात कितना दिया था, 9:10 दिया था। तो 9 अनुपात कितना भाई, 9 और 10 लिख दिए हम। फिर बोल रहा था कितना साल बाद, 11 साल बाद कितना हो जा रहा था उसका अनुपात, 10 और 11 हो जा रहा था। ठीक है, ये वर्तमान का बात था, ठीक है, और ये 11 साल बाद की बात था। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक का है, देख ही रहे हैं आप, इन दोनों का भी बीच में डिफरेंस एक ही है। तो एक यूनिट का जो मान हमें आया डिफरेंस, ये कितना 11 वर्ष की बात हो रही है। एक यूनिट जो है किसका, कितना वर्ष की बात हो रही थी, एक यूनिट जो बढ़ोतरी हो रही थी कितने की बात हो रही थी, 11 साल की बात। तो 9 यूनिट का मान निकालना था पहले वर्तमान, तो 11,999, और 10 का निकालना था तो 11,110। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 99 वर्ष और 110 वर्ष। ठीक है, तो इसमें 99 और 110 वर्ष कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय में दो स्टेशन पर से चलना शुरू करती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक एक दूसरे की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, जब वे मिलती है तो पाया गया कि रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी पर तय की है, और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी तब क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया भाई, तो देखिए फर्स्ट रेलगाड़ी के दूरी निकालना है। अगर हम समय x मान के चलते हैं तो कितना के हिसाब से बता रहा था ना कि ये पहला कितना बता रहा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माने हैं तो 20x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी को 25 दिया था, 25 के हिसाब से x तो 25x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया था 80 किलोमीटर, जो अधिक दूरी तय था। तो 5 जो है ये 80 काटेंगे तो 16, x का मान कितना आ गया 16। तो कुल दूरी कितना 20x प्लस 25x, यानी 20 25 45x, x का मान 16 है, गुना करेंगे तो 750 किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, तो 750 इसका किलोमीटर आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, 750 कहीं नहीं दिया है। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है ना, और फिर जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, वह उसी गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात करना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए गाड़ी और व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 100 मीटर दिया था और 4 मिनट में। तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे मीटर दिया है, तो इस मिनट को हम कितना में सेकंड में बदलेंगे तो 60 से भाग कर लेंगे। ठीक है, और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको हम 1000 से गुना कर लेंगे। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको काटा पीटी करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, इसको घंटा में बदल दे रहे हैं मिनट को, तो 60 से भाग किए हैं और 1000 से गुना कर दिए तो किलोमीटर में आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 60 ऊपर चला गया। अब काटा पीटी करेंगे तो 2 को सोना से 2 को सोना, 1 सोना से 1 सोना, है ना, और इसका 4 क्या था 2 और 6 का था 3, यानी 3/2 आ रहा है, यानी इसका 1.5 आ रहा है। यानी गाड़ी की चाल कितना होगा, पहले से 3 जा रहा था,
पहले से कितना जा रहा था भाई, तो इसको पहले से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था, तो अब 1.5 घंटा और बढ़ जाएगा, तो यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कितना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां दिल्ली से पटना दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। वे एक दूसरे को पार करने के बाद में पटना और दिल्ली पहुंचने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट समय लेती है। ये दिल्ली में चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो T1 अगर देखते हैं तो कितना था, 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि सॉल्व करेंगे घंटा को, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, तो यानी कि 240 48 जोड़ेंगे तो 288 मिनट हो गया। इसी तरह से दूसरी रेलगाड़ी की बात करें तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर टाइम निकालें तो 3 घंटे 20 मिनट था, तो घंटा को मिनट में यानी कि 3 गुने 60, यानी 180 या 20 जोड़ेंगे तो 200 मिनट। अगर हम आगे बात करते हैं तो पहले ट्रेन की चाल और दूसरे ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, √T2/T1। तो इसका पहले का 45 और दूसरे को हमने x माना था, और T2 कितना 200, T1 कितना था 288। इसी को हम अगर हम सॉल्व करें, काटा पीटी करें तो 100 का वर्गमूल 10, 12 144 का वर्गमूल 12, इसको काटा पीटी करिएगा आप तो कितना हो जाएगा भाई, तो इसको आधा 6, इसको हमने क्या कर दिया, देखिए ऐसे काटा हूँ, इसको 5 से काटा हूँ, 5 दूना 10, 5 9 45, फिर दूसरे इसको 12 को 6, तो फिर 9 छक 54, यानी कि x का मान 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष। फिर यदि प्रोफेसर के छोड़ दिया जाए तो 17 वर्ष, औसत 17 वर्ष हो जाता है, तो प्रोफेसर की आयु का वर्षों में निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर की आयु निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि आपका कितना 36 गो लड़का था, एगो प्रोफेसर थे, तो यानी 36 से 37 हो जाएगा, और उसका औसत कितना दिया था 18, तो गुना कर लेंगे हम। और फिर क्या बोल रहा था कि अगर फिर बोल रहा था कि प्रोफेसर को अगर छोड़ दिया जाए तो 17 वर्ष। ठीक है, उसका कितना हो जा रहा था औसत, 17 हो जा रहा था। अगर प्रोफेसर यानी कि 37 में से एगो छोड़ देंगे तो 36 को, इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना भाई, इन दोनों को गुना, इन दोनों को गुना कर लिए। अब दोनों में हमें कॉमन क्या था, तो अगर हम दोनों में से कॉमन ले लें 18, तो यहाँ पे 37 बचेगा, और 18 इसमें से निकलेगा तो 34, घटाएंगे तो 3, यानी 18 54 वर्ष इसका हो जाएगा प्रोफेसर की आयु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 54 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है, और उनमें से 3 प्राप्तांकों का औसत कितना 41 है, तो दो छात्रों के प्राप्तांक का औसत ज्ञात करना है। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, शेष दो छात्रों के औसत आयु निकालना था, तो 39.20, और कितना टोटल था 5 गो, तो गुने 5। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें बोला था कि कितना 41 गो था, तो उसमें कितना 41 में क्या बता रहा था, 3 का था, तो गुने 3, और कितना आ रहा था, तो 5 में से 3 गया तो 2। अब 2 से इसको भाग करेंगे गुना उना करके, तो इसको 196 आ रहा है, इसको गुना करने पर 123, घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तो घटाने पर 73, 2 से भाग देने पर 36.5 आंसर होगा। तो इसका आंसर 36.5, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक कटोरे में 9 गो नीली, 7 गो सफेद और 5 गो काली गेंद है। एक बार 2 गेंद निकाला जाता है तो केवल एक ही गेंद के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा। चलिए निकालता हूं। तो देखिए इसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या बोला गया था दोस्तों, तो मेरे को सफेद केवल एक ही गेंद सफेद होने की 2 गो गेंद तो निकालना था, जिसमें एक गेंद सफेद, एक गो गेंद सफेद होने की बात कर रहा था। तो सफेद 7 को दिया था, तो 7 C1 कर दिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को 2 गेंद निकालना था, तो 7 C1 हो गया। अब उसके बाद में कितना भाई, 14 को जो बच रहा था, तो 14 2 गो में से तो एगो सफेद निकल गया, 2 गो गेंद निकालना था, तो 14 को में से एगो बच जाएगा। और टोटल कितना हो रहा था, तो 9 7 कितना हो रहा था, 16, और 16 और 5 21 हो रहा था, तो टोटल 21 में से 2 को निकालना था, कुल समाना नीचे। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 7 गुने 14 हो जाएगा, और नीचे 21 और गुने 20, और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, चाहे ऐसे ही काटा पीटी कर लीजिए। इसको काटिएगा तो 10 बार में, फिर इसको काटिएगा 70 के 21 है ना, 70 के 21 3 बार में,
और फिर इस 10 के आधा 5, तो 14 के आधा 7, तो 7 ऊपर बच रहा है, नीचे 5 3 15 बच रहा है, यानी 7/15 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/15, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात करते ये वाला, देखिए लास्ट सवाल है, कह रहा कि यदि हम 4 पुरुष 3 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह में से यादृच्छिक में से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं जिसमें 2 पुरुषों की चयनित किए जाने की प्रायिकता क्या होगा। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए क्या किया हूँ, इसका प्रायिकता कैसे निकालूंगा, तो ध्यान दीजिए, उसमें हमें 2 पुरुष निकालना था। ठीक है, और 3 व्यक्तियों का चयन करना था जिसमें से 2 गो पुरुष निकालना था। तो पुरुष टोटल कितना था, 4 गो, तो 4 गो में से 2 गो निकल गया। फिर कितना बच रहा था, 3 और 2 5 गो बच रहा था। तो तो हमने इसमें 3 निकालना था, तो 2 गो निकल गया, तो 1 गो बच गया, यानी 5C1 हो जाएगा। और टोटल कितना हो रहा था, 4 और 3 7, 7 और 2 9 9, और उसमें से 3 गो निकालना था, तो 9C3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो इसको लिखेंगे तो 4 गुने 3/2, इसको 5 लिख देंगे, इसको कितना लिखूंगा, 9 गुने 8 गुने 7, और नीचे 3 गुने 2 गुने 1। अब इसी को काटा पीटी आप कर लीजिएगा, तो काटा पीटी कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 5/14। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो 5/14 हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने 2 सेट कंप्लीट कर दिया, फिर तीसरा सेट लेकर आऊँगा कल। ठीक है, यदि लेकिन आप पहली बार मेरे चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को घंटी को भी दबा दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे, उसको उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है।